उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 रन हो रही है उसके क्वेश्चन नंबर 2 की। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे यहाँ पे फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पर नीचे एक दो इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बताना है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए इनके पास यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की स्टडी होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। सेकंड का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर a माइनस का b x प्लस का a प्लस का b y इज इक्वल टू यहाँ पर 3a प्लस का b माइनस का 2। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है। हमें इस इक्वेशन में बताना है कि इसके पास a और b की वो वाली वैल्यू बताइए ताकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग अपना यहाँ पर ये वाला केस लेके चलते हैं कि जो a1 का रेशियो a2 के साथ है वो इक्वल आएगा b1 का रेशियो b2 के साथ और वो इक्वल आएगा c1 का रेशियो c2 के साथ। ये वाले केस को हम लोग यहां पर लेके चलते हैं। सबसे पहले कहानी में समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में उठा के ले जाओ। पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में उठा के ले जाओ और राइट साइड में जीरो को छोड़ो। जैसे यहां पर देखो 2x प्लस 3y लेफ्ट में लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y लेफ्ट में लिखा हुआ है, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका बचा 0। वही सेम कहानी यहां पर होगी। इस a माइनस बी के साथ जो x लिखा हुआ है या फिर a प्लस बी के साथ यहां पर जो y लिखा हुआ है इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन ये प्लस वाली कंडीशन, ये पूरी की पूरी कंडीशन को उठाकर इधर ले आओ, पूरी की पूरी कंडीशन को उठाकर एक साथ इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 3a प्लस का b माइनस का 2 और यहां पर आपका क्या बचा, 0 बचा। मैंने क्या करा, पूरे के पूरे को उठा के लाया है ब्रैकेट के साथ और उसके बाहर क्या लगा दिया, यहां पर माइनस। अब आपके पास ये वाली कंडीशन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं, वो लिखी जा चुकी है। अब हम लोगों को यहां से a1 b1 c1 उठाना है। आप लोगों को पता है a1 b1 c1 उठाने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करेंगे। और वो फॉर्म कौन सी होती है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इससे कंपेयर कर मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करके और इसको इसके साथ कंपेयर करके हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये याद रखिएगा, हम लोग प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, जहां प्लस है वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस है वहां पर माइनस को साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a1 की वैल्यू 2 मिल गई, आपको b1 की वैल्यू 3 मिल गई और आपको c1 की वैल्यू माइनस का 7 मिल गई, क्योंकि यहां 7 के पास माइनस है तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है। वैसे ही आपको यहां पर a2 की वैल्यू a माइनस का b मिल गया, जो b2 है हमारे पास उसकी वैल्यू a प्लस b मिल गई, और ऐसे ही जो हमारे पास यहां पर c2 है उसकी वैल्यू आ गई माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस का b और माइनस का 2। ये हमारे पास यहां पर सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था
इस इक्वेशन के पास यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर इस इक्वेशन के पास यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो वो अपनी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाली कंडीशन ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की होती है। तो अगर इसके पास ऑलरेडी उसने कहा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो अपनी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये वाली कंडीशन है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमारे पास यहां पर a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 की वैल्यू आई है यहां से, इनको उठाओ और उठा के यहां पर पुट करो। जैसे ये हो गया a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है a माइनस का b। अगली बार b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन में b2 की वैल्यू है हमारे पास यहां पर a प्लस का b। फिर उसके बाद c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन में c2 की वैल्यू है माइनस के साथ यहां पर 3a प्लस का b और माइनस का 2। ये हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई। अच्छा, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर ये जो तीनों की तीनों कंडीशन हमारे पास यहां पर इक्वल है, हमें इसको उठा के सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पोर्शन बता दूं, जैसे समझिएगा। अगर हमारा x जो है वो y के इक्वल है और वही y हमारा z के इक्वल है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी तीन कंडीशन, कोई भी तीन अल्फाबेट या कोई भी तीन नंबर कभी भी आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग कंडीशन बनाते हैं। जैसे सोचो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन वाले ने अभी कहा हुआ है कि जो x है वो y के इक्वल है और वही चीज z के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो कंडीशन कैसी कैसी बन सकती है कि x y के इक्वल भी होगा, x z के इक्वल भी होगा और y z के इक्वल भी होगा। भाई जो x है वो y के इक्वल भी होगा, x z के इक्वल भी होगा, या तो y z के इक्वल होगा, मतलब सारी की सारी कंडीशन ही सेटिस्फाई होती हैं। तो यही काम ना हम लोग यहां पर लगाएंगे। हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशन दी हैं, आप इसमें से इन तीनों में से किसी भी दो कंडीशन को उठा लो। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये उठा लूंगा कि जो 2a अपॉन a माइनस b है, ये सबसे पहले नंबर वाला, ये एक बार तो यहां पर इसके इक्वल है। भाई सबसे फर्स्ट कंडीशन मैं ये उठाऊंगा कि जो हमारे पास 2 अपॉन में a माइनस का b है, ये यहां पर 3 अपॉन में a प्लस b के इक्वल है। एक तो कंडीशन यहां से आ गई। दूसरी कंडीशन में यहीं से ये उठा लूंगा कि जो यही वाली कंडीशन है वो, देखो अभी फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल था, अभी फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल था, अब फर्स्ट वाले को किसके इक्वल ले लो, थर्ड वाले के। तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है यहां पर 2 अपॉन में a माइनस का b, तो ये 2 अपॉन a माइनस b इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। और ये क्या लिखा हुआ है यहां पर 7 अपॉन में 3a प्लस का b और माइनस का 2। आपके पास ये तीन कंडीशन थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैंने क्या करा, एक बार इस फर्स्ट वाली कंडीशन को सेकंड वाली कंडीशन के इक्वल लिया और अगली बार इसी फर्स्ट वाली कंडीशन को यहां पर थर्ड वाली कंडीशन के इक्वल लिया। अब हमारे पास यहां पर दो कंडीशन आ गई हैं, हम लोग इन दोनों कंडीशन को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको रफ करता हूं। इन दोनों कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले इसको पकड़ते हैं, सबसे पहले इस ऊपर वाली कंडीशन को पकड़ते हैं। ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई a प्लस b में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 के साथ a प्लस का b, और अगली बार जब 3 की मल्टीप्लाई a माइनस b में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 के साथ a माइनस का b। भाई पहले 2 की मल्टीप्लाई a प्लस b में और फिर 3 की मल्टीप्लाई a माइनस b में, तो हमारे पास यहां पर ये आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी। 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b। 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 3a और माइनस का 3b। अब
ए वाले एक तरफ ले लो, बी वाले एक तरफ ले लो, तो प्लस का 2a यही रहने दो, प्लस का 3a इधर आके आपके पास माइनस का हो गया, माइनस के 3b को यहीं पर रहने दो, प्लस का 2b इधर आके आपके पास माइनस का 2b हो गया। अब 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, और माइनस का 3b और माइनस का 2b माइनस का 5b हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई यहां पर 5b। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5b। तो जब हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करा तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, मतलब एक नई चीज आ गई कि जो a है वो 5b के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस कंडीशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूं क्योंकि अब इसकी नीड हमारे पास नहीं है। ओके, चलिए तो अब इस यहां पर कंडीशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर 3a प्लस का b और माइनस के 2 में, और अगली बार यहां पर 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, किसमें? a माइनस के b में। अच्छा, 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो गया 2 3 जा 6a प्लस का 2b और माइनस का 2 2 जा 4। 7 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो 7a और माइनस का 7b। अब एक काम कर सकते हो, यहां पर तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो वेरिएबल वाले को एक तरफ उठा लो, कांस्टेंट वाले को एक तरफ उठा लो। तो जैसे मैं क्या करूंगा, 6a और ये प्लस के 2b में कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन प्लस का 7a इधर आके माइनस हो गया और माइनस का 7b इधर आकर प्लस हो गया, और ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो गया। मैंने क्या करा, 6a और 2b को एज इट इज रखा, प्लस का 7a इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 7b इधर आके प्लस हो गया, और ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस हो गया। अब 6a में से 7a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, 2b और 7b को प्लस करोगे तो 9b आ जाएगा और इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास यहां पर एक और अनदर कंडीशन आ गई, ये एक और अनदर कंडीशन आ गई। अब एक कंडीशन आपके पास यहां पर ये वाली है और एक कंडीशन आपके पास यहां पर ये वाली है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू भी आ जाएगी। कहानी समझ आए? तो हमने पहले क्या करा, हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन थी, हमने उस इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करा। उन वैल्यू को आने के बाद हम लोगों ने उसको उठाकर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन वाले में पुट करा। वहां पर पुट करने के बाद हमारे पास दो अलग तीन कंडीशन आई थी, ये उसके इक्वल वो उसके इक्वल। तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट वाले को सेकंड के इक्वल लिया, फिर उसी फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल लिया। मैं सेकंड और थर्ड भी ले सकता था क्योंकि कोई भी दो चीज को उठाना है। जब इन दोनों को लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास ये कंडीशन आया, और जब इन दोनों को लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास ये कंडीशन आई। अब इन दोनों को सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, बाय सब्स्टिट्यूशन करें, बाय एलिमिनेशन करें, फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने स्पेशल कहीं पे लिखा नहीं हुआ, और जब कहीं पर उसने लिखा नहीं है स्पेशल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वो, क्योंकि बेसिकली 3.5 हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला टॉपिक ही है, लेकिन उसने अगर कहीं लिखा नहीं है तो आप उसको चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली लिख के देता है आपको तभी आप वो वाला मेथड यूज करें, अदरवाइज आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना काफी इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 5b, तो जहां जहां मुझे a मिलेगा वहां वहां मैं ये 5b पुट कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, माइनस का मुझे a दिख गया तो a की जगह क्या पुट कर दूंगा, 5b, ये वाली कंडीशन। फिर पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 9b और इज इक्वल टू 4। अब 9b में से 5b गया तो 4b आ जाएगा, 4b इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और जो b है उसकी वैल्यू 1 आ गई।
अब इस b इज इक्वल टू 1 को उठाओ और यहां पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में b की जगह 1, तो b की जगह 1 पुट करने पर 5 1 जा 5 आ गया, मतलब a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1 आ गई। तो ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। आपको समझ आया? उसके बाद यहां पर सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, और सेकंड का सेकंड पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब आपके पास यहां पर दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि बताइए यहां पर आप के की कौन सी वैल्यू पुट करना चाहेंगे ताकि इस कंडीशन के पास यहां पर कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब ताकि हम उसको सॉल्व करें तो हमें कोई भी आंसर यहां पर ना मिले। एक बार आपको याद दिला दूं, जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आता है, लेकिन वो कंडीशन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आती। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है, लेकिन वो कंडीशन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आती। जैसे समझिएगा, सेकंड में इक्वेशन आपके पास दी हुई है 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास 2k माइनस का 1 के साथ x प्लस का k माइनस 1 के साथ y और इज इक्वल टू यहां पर 2k प्लस 1। ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही पुराना वाला काम, अपनी पूरी की पूरी कंडीशन को जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोग यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। जैसे यहां पर ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 बचेगा। वही सेम कहानी यहां पर आएगी, ये लिखा हुआ है आपके पास 2k माइनस का 1 के साथ x प्लस का k माइनस 1 के साथ y। ये जो पूरा का पूरा 2k प्लस 1 है ना, इस पूरे के पूरे 2k प्लस 1 को उठा के लाओ, तो पूरा का पूरा 2k प्लस 1 इधर आके आपका माइनस हो गया। मैं पूरे को ही उठा के लाया हूं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया और इज इक्वल टू आपके पास 0 बचा। अब आपने क्या करा, जो इक्वेशन आपको दिया था आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है हम उससे कंपेयर करेंगे ताकि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल सके। जैसे आपको पता है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर उसकी जनरल फॉर्म होती है। अब अगर हम इसको यहां पर इस वाली इक्वेशन को अगर हम यहां पर इससे कंपेयर करेंगे तो हमें जो a1 है उसकी वैल्यू 3 मिल गई, जो हमारे पास b1 है, b1 का मतलब y के पास जो लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए यहां पर y के पास क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं लिखा होने का मतलब y के पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और यहां पर जो c1 लिखा है उसकी वैल्यू यहां -1 है, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए चलना है, याद रखिएगा। वैसे ही जो हमारे पास a2 है उसकी वैल्यू आ गई यहां पर पूरा का पूरा ब्रैकेट 2k माइनस का 1, जो हमारे पास यहां पर b2 है उसकी वैल्यू आ गई ये पूरा का पूरा ब्रैकेट k माइनस 1, और जो हमारे पास यहां पर c2 है उसकी वैल्यू आ गई ये पूरा का पूरा माइनस के साथ 2k प्लस 1। ये हमारे पास यहां पर वैल्यूज आ गए। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है यहां पर इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है यहां पर, इन्हें उठाओ और उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे a1 अपॉन a2,
तो a1 की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा और a2 की जगह हमारे पास यहां पर 2k माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो b1 की जगह हमारे पास यहां पर 1 आ जाएगा और b2 की जगह हमारे पास यहां पर k माइनस 1 आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 की जगह माइनस का 1 आ जाएगा और c2 की जगह माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस का 1 आ जाएगा। यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहां पर फिर से 3 कंडीशन है, ये वाली और ये वाली। तो फिर से थोड़ा सा सोचो, ये पार्ट इसके इक्वल है और वो पार्ट इसके इक्वल नहीं है। तो हमें निकालना है कि k की वो कौन सी वैल्यू होगी, मतलब आप k की वैल्यू बताइए जिसके लिए नो सॉल्यूशन आ जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरह सोचूं तो मेरे मन में ये आएगा कि एक बार फर्स्ट को सेकंड के साथ उठा लो और एक बार इसी फर्स्ट को थर्ड के साथ उठा लो। लेकिन अगर आप इस फर्स्ट को सेकंड के साथ उठाते हो तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट को थर्ड के साथ उठाया तो ये पार्ट इसके इक्वल, यहां पर लिखा है इज नोट, तो ये पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमें k की वो वाली वैल्यू बतानी है जिसके लिए मतलब कोई ना कोई k की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे k की वैल्यू मान लीजिए 100, तो अगर k की वैल्यू 100 होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू मान लीजिए 10, अगर k की वैल्यू 10 होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू मान लीजिए 0, तो अगर k की वैल्यू 0 होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। हमें ये बताना है, बल्कि ये नहीं बताना कि k की वैल्यू अगर -5 नहीं होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं बताना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आप k की जगह क्या पुट करें ताकि नो सॉल्यूशन आ जाए। तो k की वैल्यू उठाने के लिए हम लोग उसको यहां पर कंपेयर करेंगे जो पार्ट हमारे पास इक्वल है। समझ आ रहा है? हमें वो वैल्यूज बतानी है जिनके लिए कुछ ना कुछ नो सॉल्यूशन आ जाए, मतलब k की वो वाली वैल्यू बताओ जिसके लिए नो सॉल्यूशन आ जाए। तो हम लोग यहां पर उस पार्ट को उठाएंगे जिसके पास मतलब जो पार्ट आपस में इक्वल है। इन तीनों कंडीशन में कौन कौन से पार्ट आपस में इक्वल है? सिर्फ स्टार्टिंग के दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, क्योंकि ये पार्ट तो अलग छूट गया, ये तो नहीं वाली कंडीशन में चला गया, तो नहीं वाली कंडीशन को हमें नहीं उठाना, सिर्फ स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स को उठाओ। स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स है यहां पर 3 के साथ अपॉन में 2k माइनस का 1 और यहां पर लिखा हुआ है 1 के साथ अपॉन में k माइनस का 1। ये हमारे पास यहां पर स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स हैं। अब अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 के साथ आ जाएगा k माइनस का 1 और आपके पास 1 के साथ आ जाएगा 2k माइनस का 1। एक बार 3 के साथ आ गया k माइनस 1, अगली बार 1 के साथ आ गया 2k माइनस का 1। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो यहां पर हो जाएगा 3k माइनस का 3 1 जा 3 और यहां पर 1 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर के वालों को एक तरफ लो, नंबर वाले एक तरफ, तो प्लस का 2k इधर आके माइनस होगा तो 3k और ये प्लस इधर आके माइनस का 2k इज इक्वल टू -1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, -3 उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा। अब 3k में से 2k गया तो आपके पास k बचेगा और 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर k की वैल्यू 2 होगी हमारे पास तो जो भी दोनों इक्वेशन दी हुई हैं यहां पर इसके पास नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट था। क्या ये समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब आपके पास यहां पर एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उस लीनियर इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर
इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एक ये वाली इक्वेशन है। अनदर है हमारे पास यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास यहां पर है। सबसे पहले इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब, जैसे यहां पर हमारे पास अभी दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, तो हम लोग या तो x को हटा के उसकी जगह y पुट करेंगे, या तो y को हटा के उसकी जगह x पुट करेंगे। कंडीशन में समझिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको दो इक्वेशन दी है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन नंबर सेकंड। आपके पास ऑप्शन है, आपके मन की बात है कि आप यहां पर किसको हटाना चाहते हैं, किसमें से हटाना चाहते हैं और किसमें पुट करना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं क्वेश्चन को आसान करने के लिए। आप कर तो इसमें से भी सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मुझे ये नंबर दिख रहे हैं ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, यहां पर नंबर छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। चलो मान लो मैं यहीं से हटा के यहां पुट करता हूं, चलो ठीक है, आ जाओ। तो आपकी फिर से ऊपर बात आ गई कि आप चलो यहां से हटा रहे हो, किसी ना किसी की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से x की वैल्यू निकाले या y की वैल्यू निकाले। फिर से मन की बात आ गई। आपके पास यहां पर दो कंडीशन आती हैं, दो बार मन की बात चलती है कि भाई इसको हटाएं उसको हटाएं। अच्छा, इसको हटाएंगे तो यहां से x हटाएं या y हटाएं, सब दोनों बार आपके पास ऑप्शन है। अब जिसे मन चाहे उसे यहां पर हटा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां से x को हटाता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, तो अगर मैं इस कंडीशन से यहां पर x की वैल्यू निकालूंगा तो x के अलावा, क्योंकि मैं यहां पे x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x के अलावा जो जो चीजें हैं सबको उठा के उधर ले जाओ। x के अलावा जो जो चीजें लिखी हुई हैं यहां पर सबको उठा के राइट साइड में ले जाओ। जैसे देखो, ये 8x दिख रहा है, इसको अभी यही रहने दो, प्लस के 5y को उठाकर उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9, प्लस का 5y इधर आके माइनस हो गया। अब पहली चीज तो हट गई। अब दूसरी चीज क्या थी कि यहां पर x के पास 8 लिखा हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई में है, यहां पर डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9 माइनस का 5y और डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले 5y को उधर भेजा, माइनस में हो गया। अगली बार 8 यहां पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिया, तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। इसका नाम दे दो कंडीशन नंबर थर्ड। अब आपने वैल्यू यहां से निकाली है, तो दूसरी वाली में पुट करो। किसकी वैल्यू निकाली है? x की। तो x की वैल्यू निकाली है हमने यहां पर 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8। तो इस x की वैल्यू को उठाओ और उठा के यहां पर पुट कर दो, यहां पर x की जगह, क्योंकि आपने यहां से सॉल्व करा है तो दूसरी वाली जगह पर पुट करो, उसी जगह पर पुट नहीं करना। तो यहां पर पुट करोगे, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा 3 के साथ x दिख रहा है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पर 9 माइनस का 5y और डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास x की वैल्यू है। फिर यहां पर प्लस का 2y और इज इक्वल टू आपके पास 4 लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर 2y के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसे यहां पर सॉल्व करना है, तो हम लोग वही एलसीएम वगैरह वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। वरना दूसरा मेथड है, अगर आपको एलसीएम नहीं लगाना तो चलो एलसीएम छोड़ो, बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको पता है मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एलसीएम नहीं लगाना तो प्लस का 2y उठा के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, ये तो कर सकते हो। तो देखो यहां पर बच्चा 3 के साथ 9 माइनस का 5y डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4 एज इट इज है, प्लस का 2y इधर आके आपके पास माइनस का हो गया, प्लस का 2y इधर आके आपके पास माइनस का हो गया। उसके बाद यहां पर ये जो 8 डिवाइड में है, इस 8 को जो डिवाइड में है उसको यहां भेज दो मल्टीप्लाई में, जो 8 डिवाइड में है उसको यहां भेज दो मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 3 के साथ 9 माइनस का 5y इज इक्वल टू 8 के साथ
4 माइनस 2y, ये तो कर सकते हो। अब उसके बाद यहां पे 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजो और यहां पर 8 को ब्रैकेट के अंदर भेजो। दोनों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा है तो 3 को अंदर भेजो, यहां पर 8 लिखा है तो 8 को अंदर भेजो। तो जब 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। फिर 3 की 5 में करोगे तो 3 5 जा 15y। उसके बाद 8 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। फिर 8 2 जा 16y, 8 2 जा 16y। अब यहां पर आप क्या करिए, वाई वाई वाले को एक तरफ ले लीजिए, नंबर नंबर एक तरफ ले लीजिए। जैसे माइनस का 15y, ये माइनस का 16y, इधर आके आपके पास प्लस का हो गया, यहां पर प्लस का 32 लिखा हुआ है, ये प्लस का 27 यहां पर इस तरफ आके आपके पास माइनस का हो गया। तो 16y में से 15y गया तो आपके पास सिर्फ y बचेगा, 16y में से 15y गया तो सिर्फ y बचेगा, और 32 में से 27 गया तो आपके पास 5 बचेगा। इसका मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y इज इक्वल टू 5 को उठाओ और पुट तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आसान पड़ेगा अगर आप यहां पुट कर दो, यहां पर काफी आसान पड़ जाएगा। तो ये जो y इज इक्वल टू 5 आया, इसको कंडीशन नंबर 3 में पुट कर दो तो x आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9 माइनस का 5 इंटू में y, और y की जगह क्या पुट करोगे 5, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई फिर से 9 माइनस का, आपको पता है बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 5 5 जा 25 और डिवाइडेड बाय 8। तो x की वैल्यू आ गई 9 में से 25 माइनस करो तो माइनस का 16 और डिवाइडेड बाय 8। 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो फाइनली x इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 2 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने यहां पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करा तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, x की वैल्यू माइनस का 2 है, y की वैल्यू 5 है, इसको यहां लिख लेते हैं। क्योंकि अभी इसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व करने वाले हैं, तो हम क्रॉस चेक करेंगे ना बाद में दोनों से आंसर इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, या मेथड चेंज करने पर आंसर चेंज हो जाता है, क्रॉस चेक करना है। तो इस नीचे वाले पोर्शन को रफ करते हैं। ओके, चलिए इसी को यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। और आपको पता है उस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहले पूरी की पूरी कंडीशन को, जो भी हमारे पास यहां पर इक्वेशंस दी हुई हैं, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब लिखेंगे तो 8x और प्लस के 5y पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 9 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू आपके पास 0 बचा। 8x और 5y पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 9 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0 बचा। वैसे ही यहां पर 3x और प्लस के 2y पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस का 4 इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल टू फिर आपके पास 0 बचा। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि अपनी इक्वेशंस को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। अब हमने इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया तो आपको क्या पता है हमें यहां पर कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करेंगे? जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। और जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी वाली कौन सी होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद आया आपको? अब इस वाले पार्ट को हम लोग यहां पर इससे कंपेयर करेंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग यहां पर इससे कंपेयर करेंगे। तो जब इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो a1, b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी।
कंपेयर करने पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई, कितना लिखा हुआ है 8, जो b1 है उसकी वैल्यू आ गई 5, और जो हमारे पास c1 है उसकी वैल्यू आ गई -9, c1 की वैल्यू -9। वैसे ही हमारे पास यहां पर जो a2 है उसकी वैल्यू आ गई, इससे कंपेयर करना है तो जो a2 है उसकी वैल्यू आ गई 3, जो b2 है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y के साथ वाला 2, और जो c2 है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास -4। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड याद है, कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते थे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, सबसे पहले ये करते थे। फिर x के नीचे कुछ ना कुछ, y के नीचे कुछ ना कुछ, 1 के नीचे कुछ ना कुछ। अब x के नीचे क्या फील होगा, उसके लिए x को छुपाओ और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर पहले मल्टीप्लाई इधर होगी और फिर मल्टीप्लाई ऐसे होगी। तो जब x को हाइड करोगे तो पहले b1 की c2 में और फिर b2 की c1 में, तो पहले b1 की c2 में और फिर b2 की c1 में, पहला काम तो ये हुआ। y को हाइड करते हैं तो y के साथ कहानी उल्टी चलती है, पहले इधर की मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। हर बार पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन y के लिए पहले ऐसे करो और फिर ऐसे, y के साथ कहानी उल्टी चलती है। तो जब y को हाइड करोगे तो आपके पास बचा a1 c1 a2 c2, तो उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने का मतलब पहले ऐसे चलेगा, तो c1 a2 c1 a2 माइनस का a1 c2 a1 c2। फिर कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाले को हाइड करो, कांस्टेंट के साथ सीधा चलना है, तो a1 b2 a2 b1, a1 b2 बीच में माइनस a2 b1। याद रखिएगा हर जगह बीच में माइनस ही आता है। अब आपके पास इन सारी की सारी वैल्यूज तो यहां से पता है, हम लोगों ने कंपेयर करके निकाला था, इनको उठाओ और यहां पुट करते चले जाओ। जैसे x के नीचे आ जाएगा आपके पास b1 c2, तो b1 की जगह 5, c2 की जगह -4, तो 5 इंटू में माइनस का 4, फिर माइनस का b2 c1, b2 की जगह 2, c1 की जगह -9, तो ये हो गया 2 इंटू में माइनस का 9 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 a2, c1 की जगह -9, a2 की जगह 3, तो माइनस का 9 इंटू में 3, माइनस का a1 c2, a1 की जगह 8, c2 की जगह -4, तो ये हो गया 8 इंटू में माइनस का 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2, a1 की जगह 8, b2 की जगह 2, तो ये हो गया 8 इंटू में 2 माइनस a2 b1, a2 की जगह 3 और b1 की जगह 5, तो ये हो गया 3 इंटू में 5। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो x अपॉन में 5 4 जा 20, लेकिन ये माइनस था तो माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 जा 18, y अपॉन में माइनस का 9 3 जा 27, और माइनस माइनस प्लस, और 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 2 जा 16 और माइनस का 3 5 जा 15, ये हमारे पास आ गया। अब x के नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 20 प्लस का 18, मतलब माइनस का 2, क्योंकि 20 में से 18 गया तो 2। फिर y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 32 माइनस 27, और 32 में से 27 गया तो 5 आ गया। फिर 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 16 माइनस 15, और 16 में से 15 गया तो 1 आ गया। अब क्या करना था, एक बार x वाले पार्ट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो, अगली बार y वाले पार्ट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो। तो x वाला पार्ट है आपके पास x अपॉन -2, और कांस्टेंट वाला पार्ट है 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x आ गया, -2 की 1 में करोगे तो माइनस का 2, x की वैल्यू -2 आ गई।
अगली बार y वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करोगे तो y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y वन जा y हो गया और 5 वन जा 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी x की वैल्यू -2 आई है जबकि y की वैल्यू 5 आई है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो आप जब मेथड चेंज करते हैं, बाय एलिमिनेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, तो आंसर चेंज नहीं होता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो तो मेथड हम लोगों ने बनाए हैं कि कुछ क्वेश्चन कहीं से आसान पड़ता है, कोई क्वेश्चन कहीं से आसान पड़ता है। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे 5 पार्ट्स हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन की ही प्रॉब्लम है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, इन प्रॉब्लम से हम लोगों को लीनियर इक्वेशन पहले जनरेट करना है पढ़ के, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करो बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है आप उसे बाय एलिमिनेशन कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जो आपको यहां पर इजी पड़ता हो आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.4 में करा हुआ है, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि वो लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं। वो सबसे पहले अपने बुक को 3 दिन तक का फिक्स चार्ज लेते हैं, उसके बाद एडिशनल चार्ज लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 4th का फर्स्ट है। क्या क्वेश्चन है? ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। आपके पास एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल का यहां पर जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई मान लीजिए ये कमरा है मेरे पास, ये एक रूम है, ये हॉस्टल का रूम है एग्जांपल के लिए मान लीजिए। तो इस हॉस्टल के रूम के लिए जो भी ऑनर होगा वो एग्जांपल के लिए 500 रुपए फिक्स लेता है। वो कह देगा कि भाई इस कमरे में 1 महीने के लिए रहो और आपको 500 रुपए देना होगा। उसके अलावा जब आप रहोगे तो खाओ पियोगे भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेस का खाना खाना पड़ेगा। और आप जो भी मेस का खाना खाएंगे वो यहाँ पर एक एडिशनल चार्ज है, मतलब आप जितने दिन मेस का खाना खाओगे उतने दिन आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। आप जिस दिन मेस का खाना नहीं खाना चाहते, आप खुद बनाना चाहते हो या बाहर कहीं जाकर खाना चाहते हो, तो उस दिन का चार्ज आपको नहीं देना। कहानी समझ आई? किसी हॉस्टल में आपको क्या करना है, वहां पे रूम का चार्ज फिक्स है कि भाई रूम के 100 रुपए होते हैं 1 महीने के, आपको उतना देना है। वो कितने समय का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर जो एडिशनल चार्ज आ गया, वो एडिशनल चार्ज आपके पास फूड का है कि आप मेस में जितने दिन खाना खाते हो उतने दिन आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। कहानी समझ आई? तो क्वेश्चन में है व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो क्या करता है, वो 20 दिन खाना खाता है। सी हैज टू पे, और वो क्या करती है 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज जमा कर देती है। अब उसने 1000 रुपए यहां पर जमा करे, तो उस 1000 रुपए में दोनों चीज आ गई। सबसे पहले तो उस हॉस्टल का कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उस कमरे का कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो भी इस 1000 रुपए में ऑटोमेटिक चला गया। और जो उसने 20 दिन खाना खाया है मैस का, वो 20 दिन का खाना भी इसी 1000 रुपए में चला गया। वेयर एज, जबकि एक स्टूडेंट है बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो 26 दिन खाना खाता है, पेज 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। जबकि एक स्टूडेंट आ गया फिर से बी, वो क्या करता है, इस बार 26 डेज खाना खाता है लेकिन 1180 रुपीज पे करता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो आपको क्या करना है, उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी निकालना है और उस हॉस्टल का जो 1 दिन का खाना है वो भी बताइए कितने रुपए में पड़ रहा है आपको।
तो कहानी समझ आई। सबसे पहले क्या कंडीशन थी कि आपको दो चीजें नहीं पता। क्वेश्चन वाले ने सारा का सारा फोकस दो चीजों पर डाला हुआ है। पहला, तो उस हॉस्टल का कोई ना कोई फिक्स चार्ज होगा, उस कमरे का कोई ना कोई फिक्स चार्ज होगा जो मुझे भी देना है, जो आपको भी देना है। बाकी एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास इस बात पे डिपेंड होगा कि मैं मैस में कितने दिन खाना खा रहा हूं। जितने दिन खाना खा रहा हूं, अगर मैं ज्यादा दिन खाना खा रहा हूं तो मुझे ज्यादा रुपए देना पड़ेगा, कम दिन खाना खा रहा हूं तो कम रुपए देना पड़ेगा। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन की सारी कहानी सिर्फ दो चीज पे डिपेंड थी। एक तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज और एक वहां पे मैस का एडिशनल चार्ज। सबसे पहले एक तो था हॉस्टल का यहाँ पे फिक्स चार्ज, हॉस्टल का फिक्स चार्ज, और एक था वहां पर मैस का एडिशनल चार्ज, मैस का एडिशनल चार्ज। याद रखिएगा ये जो फिक्स चार्ज है वो यहां पर हॉस्टल का है, और ये जो आपके पास एडिशनल चार्ज है वो यहां पर मैथ्स का है। दोनों चीज हमें नहीं पता, तो मैथ्स की कहानी यही होती है कि जो नहीं पता उसी का नाम दे दो। जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज यहां पर x रुपीज होगा और उस हॉस्टल का एडिशनल चार्ज यहां पर y रुपीज होगा। मैंने लेट क्या करा कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज यहां पर x रुपीज होगा और उसी हॉस्टल का एडिशनल चार्ज यहां पर y रुपीज होगा। ये मैंने यहां पर लेट करा। अब क्वेश्चन की कहानी में है कि एक ए स्टूडेंट नाम का बंदा था, वो टोटल 1000 रुपए देकर आया है। वो ए स्टूडेंट नाम का बंदा 1000 रुपए यहां पर देकर आया है, जिसमें से फिक्स चार्ज उसका फिक्स था, मतलब उसको हॉस्टल का फिक्स चार्ज देना है, उसको हॉस्टल का x रुपीज देना था। वो उसी 1000 रुपए के अंदर चला गया। हो सकता है 500 रुपए हॉस्टल के चार्ज गए हो और बाकी बचे हुए 20 दिन का खाना गया हो सकता है 100 रुपए हॉस्टल का चार्ज गया हो, बाकी बचे हुए 900 रुपए हॉस्टल का खाना गया हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज x है, वो मैंने यहां पर मान लिया। उसके अलावा उसने यहां पर हर दिन के खाने के हिसाब से भी पैसे दिए होंगे। अब ए नाम के बंदे ने कितने दिन खाना खाया? 20 डेज, 20 दिन खाना खाया। तो अगर एक दिन के खाने का चार्ज y रुपीज है, तो 20 दिन के खाने का चार्ज कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे आप ये नहीं निकालते कि एक दिन का चार्ज 10 रुपए है तो 20 दिन का 200 रुपए हो जाएगा, ऐसी कहानी। तो वैसे ही अगर यहां पर एक दिन के एडिशनल चार्ज y रुपीज है, तो 20 डेज का एडिशनल चार्ज कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हम लोग ऐसा करते हैं, तो वही चीज यहां पर भी है। जो ए नाम का बंदा था उसने यहां पर 1000 रुपए टोटल दिए थे, जहां पर 1000 रुपए में टोटल उसने दो चीज पे करी थी। सबसे पहले x रुपए तो फिक्स चार्ज पे करा था, जो उसको करना ही था, वो खाना खाएगा नहीं खाए x रुपए तो देना ही है। अगर वो खाना खाया तो उसको ये भी देना पड़ गया। एक दिन के खाने का चार्ज y रुपीज था, तो 20 दिन के खाने का चार्ज 20y हो जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 1000 रुपीज आ गया, जो उसने वहां पर पे करा है। जबकि बी वाला बंदा 26 डेज खाना खा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर कि अगली बार बी नाम का बंदा आया, उस बी नाम के बंदे ने टोटल कितने रुपीज पे करे? टोटल 1180। उसने टोटल 1180 रुपीज पे करे, 1180 रुपीज या फिर 1180, जिसमें से x रुपए तो फिक्स था। ए को जो x रुपए देना है वही बी को x रुपए देना पड़ेगा। उस कमरे का चार्ज सबका फिक्स है, चाहे कितने भी बंदे मतलब उसमें रहे खाना खाए, उससे वो नहीं फर्क पड़ता। आपको उसका चार्ज, जो हॉस्टल का चार्ज है उस कमरे में रहने का, वो सबके लिए फिक्स है। लेकिन सारी की सारी डिपेंडेंस खाना खाने पर आ गई। अब ए ने तो सिर्फ 20 डेज खाना खाया था, तो 20y आ गया। लेकिन बी ने टोटल 1180 रुपीज पे करे हैं, जिस 1180 रुपीज में दो चीजें आई होंगी। पहला तो हॉस्टल का चार्ज, जो कि x रुपए उसने दे दिया। अगला आया होगा मैस का चार्ज। मैस के एक दिन का चार्ज y रुपए है, बी ने 26 डेज खाना खाया है, तो 26 दिन का चार्ज होगा 26y, और इन दोनों को प्लस करने पर ये आ जाए। अब इनडायरेक्टली हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि इन दोनों को प्लस करो तो ये आएगा, और इन दोनों को प्लस करो तो ये आएगा। इसको यहां लिख लेते हैं। पहली कंडीशन आई है x में 20y को प्लस करो
तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आया है x में 26y को प्लस करो तो 1180 आ जाएगा। ये हमारे पास यहां पर दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वाले ने कहा था बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगता हो। तो ये मेथड, ये वाली इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप लोग अब थोड़ा सा एलिमिनेशन समझ चुके हो तो इनडायरेक्टली देखो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड से सॉल्व करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दो चीजों का ध्यान देना होता है। पहला कि आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम बनाना है, और सेकंड आपने जिस वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम बनाया है उसके साइन पर भी ध्यान देना है कि वो सेम साइन का है या अपोजिट साइन का। अगर वो अपोजिट साइन का है तो डायरेक्ट कट कर दो, अगर वो सेम साइन का है तो साइन चेंज करो। तो ये सारी काम को करने के लिए हमें इक्वेशन को पहले किसी ना किसी इक्वेशन को दूसरे के नीचे पुट करना होगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और ये लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये हमारे पास लिखा हुआ है। दोनों के x का कॉफिशिएंट सेम था, यहां भी x का कॉफिशिएंट 1, यहां भी x का कॉफिशिएंट 1, दोनों का कॉफिशिएंट सेम था। डायरेक्ट यहां पर सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि अगर x का कॉफिशिएंट सेम है तो उसका साइन कैसा है। जैसे यहां पर x का साइन आगे की तरफ प्लस है, यहां पर x का साइन आगे की तरफ प्लस है। दोनों के दोनों x प्लस प्लस मतलब सेम साइन के हैं, तो इनके साइन चेंज करो नीचे वाली इक्वेशन के। x का साइन चेंज करोगे माइनस, प्लस का साइन चेंज करोगे माइनस, प्लस का साइन चेंज करोगे माइनस। x से x कैंसिल हो गया। अब 20y में से 26y को माइनस कर दो, 20y में से 26y को माइनस कर दो तो माइनस का 6y आ गया। 20y में से 26y गया तो माइनस का 6y, और 100 में से 1180 माइनस करोगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 होता है, बाद में 0 एज इट इज, तो y की वैल्यू 30 आ गई। y की वैल्यू 30 आ गई। अब इस y इज इक्वल टू 30 को उठाओ और या तो यहां पर पुट कर दो, x आ जाएगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 30 मैंने यहां पुट करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 20 इंटू में y की जगह आ जाएगा 30 और इज इक्वल टू 1000। अब ये हो गया 2 3 जा 6 मतलब x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, प्लस का 600 उधर जाके माइनस, तो 1000 माइनस का 600, और 1000 में से 600 माइनस करोगे तो x की वैल्यू 400 आ गई। अब याद करो x हमारे पास हॉस्टल का चार्ज था, तो इसका मतलब हॉस्टल का चार्ज वहां पर 400 रुपीज है, जबकि हर दिन के खाने का चार्ज वहां पर 30 रुपीज है। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की कहानी समझ आई? उसके बाद बात करेंगे यहां पर 4th के सेकंड पार्ट की, और 4th का सेकंड पार्ट है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। आपके पास एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब आप उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो 1/3 बन जाएगा। एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब आप उसके जब आप उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दोगे तो वो 1/4 बन जाएगा, और जब आप उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो 1/3 बन जाएगा। ये सारी की सारी कहानी आपके पास एक फ्रैक्शन के ऊपर घूम रही है। फ्रैक्शन अगर पता चल गया तो माइनस भी कर सकता हूं, फ्रैक्शन अगर पता चल गया तो प्लस भी कर सकता हूं। तो पहली कहानी मुझे फ्रैक्शन ही नहीं पता। अब आपको पता है फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिससे रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं इसी को यहां पर लेट कर लूंगा।
क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो मैं फ्रैक्शन को ही लेट कर लेता हूं, यही खास बात होती है मैथ की। मैं यहां पर लेट करता हूं कि भाई मेरा जो यहां पर फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन आपके पास कुछ x अपॉन y की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रैक्शन डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है, अपॉन की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में। तो मैंने लिखा कि भाई वो जो फ्रैक्शन है वो यहां पर x अपॉन y है, जहां पे इसका न्यूमिनेटर तो x है लेकिन इसका डिनोमिनेटर कौन है, इसका डिनोमिनेटर y है। अब क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन की कहानी थी कि a फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, वो 1/3 बन जाएगा when 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब आप उसके न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा, डिनोमिनेटर पे क्या हुआ वो बाद की बात है, आगे वाली लाइन हमारे पास वो अलग क्वेश्चन की है। पहली कहानी खत्म हो गई यहां पर कि वो 1/3 बन जाएगा जब न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। डिनोमिनेटर में क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होगा, उसने कहा भी नहीं है। आपके पास न्यूमिनेटर कौन था, x। अगर आप इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी हमारा न्यूमिनेटर x था लेकिन 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो x माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है, और इसी के साथ जब आपने ये काम करा तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 बन गया। हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3 बन गया। लेकिन एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाएगा when 8 is added to its denominator, जब आप उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करोगे तो वो 1/4 बन जाएगा। अच्छा, अगली बार न्यूमिनेटर में क्या हुआ उसने दिया नहीं है तो फर्क भी नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर में कोई चेंज मत करो, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या कर दो, जो डिनोमिनेटर y है उसमें 8 को प्लस कर दो, जो डिनोमिनेटर y है उसमें 8 को प्लस कर दो, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। अब दो कंडीशन जनरेट हो गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अपनी x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर इसे पकड़ता हूं, इसे पकड़ने के बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y बन जा y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। वही कहानी यहां पर y प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y प्लस 8 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 4x आ जाएगा। अब ये 3 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो y इज इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3x और माइनस 3 1 जा 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और अगली बार हमारे पास ये कंडीशन दी ही हुई थी कि y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x, इसका तो हम कुछ करेंगे नहीं। अब इन दोनों की दोनों कंडीशन को हमें यहां पर सॉल्व करना है। चाहूं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, y का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, y के मल्टीप्लाई में 1 और y के मल्टीप्लाई में 1 बड़ी आसानी से कट हो जाएगा। लेकिन मुझे उससे भी आसान दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी आसान दिख रहा है मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x माइनस 3, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और यहां पर उठा के पुट कर दो। y की वैल्यू 3x माइनस 3 को उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो, क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। जैसे जहां जहां y मिलेगा वहां वहां 3x माइनस 3, तो यहां पर y दिख गया तो y की जगह आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 3, ये प्लस का 8 और इज इक्वल टू यहां पर 4x। अब 3x तो एज इट इज रहेगा, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा और इज इक्वल टू 4x। प्लस का 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, या एक काम करो प्लस के 3x को उधर ले जाओ, वरना फिर 5 को उधर ले जाना पड़ता, 4x को इधर लाना पड़ता, दो काम होता। अभी अकेला काम करो, 3x को उधर ले जाओ, तो यहां पर आपके पास बचा 5 और यहां पर ये 4x लिखा हुआ है, प्लस का 3x इधर आके आपके पास माइनस का हो गया।
तो 5 इज इक्वल टू 4x में से 3x गया तो सिर्फ x आ गया, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। ये काफी सिंपल था, x की वैल्यू 5 आ गई। अब इस x की वैल्यू 5 को उठाओ, अब या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो। मान लो मैं यहां पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 के इंटू में x लिखा हुआ है और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 इंटू में 5 और बाद में माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई 3 5 जा 15 और माइनस का 3 और 15 में से 3 गया तो वो हमारे पास 12 आ गया। तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। इन दोनों को उठाओ और उठा के अपने फ्रैक्शन में पुट कर दो, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो ऊपर x और नीचे y, तो x की जगह 5 और y की जगह 12, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा हमारे पास 5 अपॉन में 12। तो क्या फोर्थ के सेकंड की कहानी समझ आई? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फोर्थ के थर्ड पार्ट की, और फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारा यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक यस नाम का लड़का है, उसके 40 नंबर आए हैं टेस्ट में। अब क्वेश्चन की कहानी दी हुई है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर, उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर, उसको हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स उसने लूज कर दिए। लूज करने का मतलब उसके कट हो गए। ऐसा हम लोग यहाँ पर अपने कंपटीशन वाले टेस्ट में देखते हैं। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, आप लोग कंपटीशन की फॉर्म वगैरह दोगे, तो वहां पर ऐसा होगा कि आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उसका नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आपके अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस गलत क्वेश्चन के करने पर, अभी तो 10th 12th क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो गया तो वहां पर 0 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपके नंबर कटेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन देने के लिए उसने कहा कि ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने सही करे तो आपको 4 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत करा तो एक एक नंबर कट जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही करा और एक क्वेश्चन गलत करा, तो अगर ये काम आप लोग अभी 10th 12th क्लास में करते हो तो एक क्वेश्चन सही करा तो 4 नंबर मिल गए, दूसरा क्वेश्चन गलत करा तो 0 नंबर, तो टोटल कितने नंबर आ गए 4 नंबर। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो 4 नंबर मिल गए, और आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, तो टोटल इस समय आपके पास सिर्फ 3 नंबर ही आ पाएंगे। ऐसा चल के आगे आपके साथ फ्यूचर में होगा। तो वैसे ही यहां पर कहानी दी हुई है कि वो जो यश नाम का लड़का है उसके टोटल 40 नंबर आए हैं टेस्ट में, जहां पर उसको हर एक सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे थे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए उसके 1 नंबर कट रहे थे। हैड 4 मार्क्स जस्ट 1 सेकंड प्लीज, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर इच करेक्ट आंसर, उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिल रहे थे, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और 2 नंबर उसके कट रहे थे फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए अगली बार उसको 4 नंबर मिल रहे थे और हर गलत आंसर के लिए उसके 2 नंबर कट रहे थे। देन तब यश ने क्या करा, 50 मार्क्स ऑब्टेन करा, तो उसको 50 नंबर मिले। मतलब क्वेश्चन में 2 कहानी आ गई कि उसको 40 नंबर तब मिले जब हर क्वेश्चन में उसको सही पर 3 नंबर मिल रहे थे, गलत पर 1 नंबर कट रहे थे। उसको 50 नंबर तब मिले जब सही पर उसको 4 नंबर मिल रहे थे और गलत पर उसके 2 नंबर कट रहे थे। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो आपको बताना है कि वहां पर टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। अब सुनो, टेस्ट में टोटल जितने भी क्वेश्चन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले तो क्वेश्चन में मुझे ये बता दो कि वहां पर उस यश ने कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे और कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे, क्योंकि सारी की सारी कहानी इन्हीं 2 चीजों के आसपास घूम रही है। यश सही करता है, यश सही करता है तो 3 नंबर मिल जाते हैं, गलत करता है तो 1 नंबर कट जाते हैं, तो 40 नंबर आ गए। यश सही करता है तो 4 नंबर मिल जाते हैं, गलत करता है तो 2 नंबर कट जाते हैं, तो 50 नंबर आ गए। तो पहले अगर कोई मुझे ये बता दे कि उस यश ने कितने क्वेश्चन वहां पर सही अटेम्प्ट करे हैं और कितने क्वेश्चन वहां पर गलत अटेम्प्ट करे हैं, तो उन दोनों का टोटल करने पर मेरे पास ये आ जाएगा कि उस वहां पर क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे। समझो, मान लो वहां पर कल मेरे पास एक मान लीजिए टेस्ट है, मुझे कोई पेपर देना है, और उस पेपर में मान लीजिए मैं
6 क्वेश्चन सही करके आता हूं और 5 क्वेश्चन गलत करके आता हूं। उस टेस्ट में मैं क्या करता हूं, 6 क्वेश्चन सही करके आता हूं और 5 क्वेश्चन मैंने गलत करे। 6 मैंने सही करे हैं ट्रू और 5 मैंने गलत करे हैं फॉल्स। तो इसका मतलब उस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 11 थे। अच्छा, कोई ये सोचेगा उसने छोड़ दिए, नहीं बेटा, वो कहानी यहां पर नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल के आसपास घूम रहा है कि सही कितने करे, गलत कितने करे, उनका सम करने पर टोटल आ जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैंने यहां पर 10 क्वेश्चन सही करे और मान लीजिए 12 क्वेश्चन मैंने यहां पर गलत कर दिए। 10 सही करे और 12 मैंने गलत कर दिए, तो उस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 22। तो ये समझ आया कि वहां पर टोटल क्वेश्चन कैसे निकलेगा, जब आपको ये पता चल जाए कि वहां पर बंदा कितने सही कर रहा है और कितने गलत कर रहा है। अगर उसको ये पता चल गया कि कितने सही मतलब कितनी कहानी सही की चल रही है और कितनी कहानी गलत की चल रही है, तो दोनों का सम करने पर आपके पास टोटल आ जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर आपको ये पता चल गया कि कितनी कहानी सही की चल रही है और कितनी कहानी गलत की चल रही है, तो दोनों का टोटल करने पर आपके पास सम आ जाएगा। ये समझ आया? तो ये चीजों को हम लोग यहां पर फाइंड करना है। कौन सी दो चीजें, कि वहां पर उस यश ने कितने क्वेश्चन सही करे और कितने क्वेश्चन गलत करे। तो सबसे पहले उस यश ने ट्रू आंसर, कितने जवाब उसने यहां पर सही दिए और कितने जवाब उसने यहां पर गलत दिए, फॉल्स आंसर। कितने रिप्लाई उसने यहां पर गलत करे, कितने रिप्लाई उसने यहां पर सही करे, दोनों ही नहीं पता। मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो ये पता है कि सही करने पर इतने नंबर मिल रहे थे, गलत करने पर इतने, तो इतने आए। सही करने पर इतने मिल रहे थे, गलत करने पर इतने मिल रहे थे, तो मुझे तो ये पता है। ये थोड़ी पता है कि उसने कितने सही करे कितने गलत करे। तो फिर वही मैथ्स की खास बात, जो नहीं पता उसी का नाम दे दो। जैसे मुझे ये नहीं पता कि उसने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं, तो मैं नाम दे देता हूं कि उसने एक्स क्वेश्चन, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये एक्स का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं लेट कर लेता हूं कि एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने यहां पर सही अटेम्प्ट करे हैं और वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने यहां पर गलत अटेम्प्ट करे हैं। कहानी समझ आई? एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने यहां पर सही अटेम्प्ट करे हैं और वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने यहां पर गलत अटेम्प्ट करे हैं। मैंने ये दे दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन की कहानी क्या थी? सबसे पहली क्वेश्चन की कहानी थी कि उसको 40 नंबर मिले। उसको पहले 40 नंबर मिले। 40 नंबर कब मिले? जब हर सही क्वेश्चन के मैं 3 नंबर दे रहा था और हर गलत क्वेश्चन के 1 मार्क्स कट कर रहा था। अब उसने टोटल x क्वेश्चन सही करे हैं, y क्वेश्चन गलत करे हैं। टोटल x क्वेश्चन सही करे हैं, y क्वेश्चन गलत करे हैं। तो अगर x क्वेश्चन उसने सही करे हैं तो हर सही क्वेश्चन के मैं उसको 3 नंबर दे रहा था, तो मतलब यहां पर 3x कर दूंगा। जैसे मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चन सही करे तो उसका मतलब हो गया 10 3 जा 30 नंबर। अगर उसने 25 क्वेश्चन सही करे तो 25 3 जा 75 नंबर। कहानी समझ आई? वैसे ही उसने यहां पर x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिल रहा था, तो 3x आपके पास वहां पर उसके नंबर आ गए। 3x आपके पास ये नंबर आ गया, ये नंबर। जबकि ये वाली कहानी ना बहुत ध्यान से समझना है, तो आसान लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्या कहानी है समझिएगा। उसको हर एक, उसने कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करें, y, लेकिन हर एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 1 मार्क्स कट रहे थे, तो मैं यहां पर 1 से मल्टीप्लाई तो करूंगा, लेकिन कहानी में ऐसे समझना कि मान लो उसने 50 नंबर का क्वेश्चन सही करा और 10 नंबर का क्वेश्चन उसने गलत करा, तो आपके पास कहानी में क्या है कि सही करने पर गलत करने पर टोटल सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नहीं समझ आया? एक बार और समझो। मान लीजिए उसने 50 मार्क्स का क्वेश्चन सही करा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसने यहां पर गलत कर दिया, तो उसके कितने नंबर आ गए, 40 नंबर। ये ऐसी कहानी मैंने यहां पर उठाई है कि आपके पास मान लीजिए टोटल 60 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन उसने सही करे हैं और 10 क्वेश्चन उसने गलत करे हैं, तो कट पिटा के नंबर कितने आ गए आपके पास, 40 नंबर आ गए, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत करे हैं तो भाई 10 नंबर कटेंगे।
एक नंबर हर एक उसका कट रहा था, ऐसी कुछ कहानी चल रही है। तो वही चीज यहां पर भी है कि वो जो यश था, वो यश क्या कर रहा है, एक्स क्वेश्चन सही कर रहा है, तो एक्स क्वेश्चन सही करने के 3 मार्क्स उसको मिल गए, लेकिन वो वाई क्वेश्चन गलत भी करके आ रहा है और गलत करने पर एक नंबर कट रहे हैं। और याद रखो, जब एक नंबर डिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और डिड्यूस क्या बोलते हैं, डिडक्टेड बोलेंगे, डिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो 1 माइनस हो गया। और माइनस होने का मतलब यहां मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे नंबर मिल रहा है तो मेरे लिए पॉजिटिव है, और अगर नंबर कट रहा है तो मेरे लिए नेगेटिव है। कहानी समझ आ रही है? जरा अगले में समझो। अगली बार उसको 50 नंबर मिल जाते हैं, अगली बार उसको 50 नंबर मिल जाते हैं अगर सही करने पर 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत करने पर 2 नंबर कट जाते हैं। तो उसने सही क्वेश्चन x अटेम्प्ट करे, गलत क्वेश्चन y अटेम्प्ट करे। सही करने पर 4 नंबर मिल रहे थे, गलत करने पर 2 नंबर कट रहे थे। तो सही करने वाला तो 4x रहेगा, लेकिन जो गलत करने पर 2 नंबर कट रहे थे ना, वहां पे वो मेरे लिए नेगेटिव वाला सीन हो रहा है कि भाई मेरे को तो टोटल नंबर मिलने के लिए प्लस करना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो गलत करने पर नंबर कट गए, और जब गलत करने पर नंबर कट गए तो इसका मतलब मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो नंबर डिड्यूस हो रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूं। सही करके आ रहा था तो प्लस हो रहा था। जैसे लास्ट टाइम हम लोग वो वाला हॉस्टल वाला काम कर रहे थे क्वेश्चन, तो हॉस्टल वाला चार्ज और वो वाला चार्ज प्लस कर रहे थे, वहां पर कुछ वो थोड़ी हो रहा था। लेकिन यहां पर सही करने पर अगर नंबर मिल रहे हैं तो गलत करने पर नंबर कट भी रहे हैं। अगर आप 5 नंबर का सही क्वेश्चन करके आते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो टोटल 3 नंबर मिलेगा आपको अब 5 माइनस 2 करने पर। ये समझ आया? तो वैसे ही यहां पर है, आप x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, y क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। सही क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर कट जा रहा है, इसलिए माइनस। तो ये कहानी करने पर आपको 40 नंबर मिले। आपने x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे, y क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे। सही अटेम्प्ट करने पर 4 नंबर मिल गए, गलत अटेम्प्ट करने पर 2 नंबर कट गए, तो 4x माइनस 2y और 15। अब यहां से आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 3x, यहां से 1 बन जा तो y होगा, तो ये माइनस का y और इज इक्वल टू 40। ये पहली इक्वेशन है। अनदर इक्वेशन है 4x माइनस का 2y और इज इक्वल टू यहां पर 15। ये हमारे पास यहां पर 2 इक्वेशन है। अब कहानी ढंग से समझिएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो आपके मन में जो आसान लगता है आप उससे यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो 4x है, ये जो 2y है और ये जो 50 है, ये तीनों की तीनों कंडीशन यहां पर 2 से डिवाइड हो रही है। ये तीनों की तीनों कंडीशन यहां पर 2 से डिवाइड हो रही है, और अगर मैं इसको यहां पर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2 जा 4x, ये हो गया 2 1 जा 2, और ये हो गया 25 को 50 को 2 से करोगे तो 25। अब आपके पास यहां पर ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये कंडीशन नंबर सेकंड है। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। काफी आसान लग रहा है, y और y एक जैसा दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए किसी एक को दूसरे के नीचे पुट करना होगा। तो ये लिखा हुआ है यहां पर 3x माइनस का y इज इक्वल टू 40, और ये लिखा हुआ है यहां पर 2x माइनस का y इज इक्वल टू 25। अब आपको पता है क्योंकि यहां पर y का साइन माइनस है, यहां पर भी y का साइन माइनस है, दोनों सेम टू सेम है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन को देखकर इसका साइन चेंज कर दो। यहां प्लस था तो माइनस, यहां माइनस था तो प्लस, यहां प्लस था तो माइनस। अब माइनस वाई से प्लस वाई गया, 3x में से 2x को नीचे वाला साइन देखना है,
माइनस करोगे तो x बचेगा, 40 में से 25 को माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब इस x इज इक्वल टू 15 को उठाओ, या तो यहां पे पुट कर दो। मान लो यहां करता हूं, जगह दिख रही है, तो x इज इक्वल टू 15 को उठा के यहां पुट कर दो इन कंडीशन नंबर सेकेंड। तो 2 के साथ x और x की जगह 15, तो 2 इंटू में 15 माइनस का y इज इक्वल टू 25। अब 15 टू जा हो गया 30, माइनस का y इज इक्वल टू 25, प्लस का 30 उधर जाके माइनस, तो माइनस का y इज इक्वल टू 25 माइनस का 30, तो माइनस का y इज इक्वल टू 25 में से 30 गया तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और x की वैल्यू 15। मतलब उसने यहां पर टोटल 15 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं और 5 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे हैं। 15 क्वेश्चन उसने टोटल सही करे थे और 5 क्वेश्चन उसने टोटल गलत करे थे। जिसका मतलब क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? तो टोटल के लिए टोटल दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने का मतलब 15 और 5 इज इक्वल टू 20। भाई x की वैल्यू 15 आई है, इसका क्या मतलब है कि 15 क्वेश्चन सही थे। y की वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब है 5 क्वेश्चन गलत थे। तो क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो 15 प्लस का 5 दैट मीन्स 20। तो क्या फोर्थ का थर्ड पार्ट भी समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर फोर्थ के फोर्थ पार्ट की, और फोर्थ का फोर्थ पार्ट है हमारा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मतलब आपके पास दो जगह है, दोनों के दोनों जगह की जो बीच की डिस्टेंस है वो यहां पर 100 किलोमीटर की है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है वो किसी पोजीशन ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए यहां पर दिल्ली से लेकर किसी किसी पोजीशन तक, मान लीजिए हापुड़ तक का जो डिस्टेंस है वो बीच का 100 किलोमीटर का है। तो एक कार आपके सामने दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, अनदर कार आपके सामने हापुड़ से स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मान लीजिए जो कार दिल्ली से स्टार्ट हुई थी वो भी उधर की तरफ जाती है, गढ़गंगा की तरफ या फिर आगे लखनऊ की तरफ, और हापुड़ वाली कार भी उधर की तरफ जाती है। तो इफ द कार इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे में एक दूसरे को मिल जाती हैं। अब यहां से कहानी समझना, जो दिल्ली वाली कार है वो 100 किलोमीटर पीछे है हापुड़ वाली कार से। तो दिल्ली वाली कार बहुत तेज चल रही होगी, हापुड़ वाली कार धीरे चल रही होगी, तभी तो आगे चल के वो 5 घंटे बाद, जैसे मान लो आज वो 12 बजे स्टार्ट करते हैं, दोनों दिन के 12 बजे वो हापुड़ से चलती है, ये दिल्ली से चलती है, तो दोनों के दोनों शाम को 5 बजे बिल्कुल एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये दिल्ली वाली कार बहुत तेज चल रही होगी और हापुड़ वाली कार धीरे चल रही होगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दिल्ली वाली कार इधर चल रही है, हापुड़ वाली कार इधर आ रही है, तो दिल्ली वाली कार इधर जा रही है, हापुड़ वाली कार इधर आ रही है, तो दोनों के दोनों बीच में 1 घंटे बाद कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो मान लीजिए डासना वगैरह पर कहीं मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कार की स्पीड क्या है वो हमें यहां पर बताना है। कहानी समझ आई? आपके पास दो जगह है, एक ये वाली जगह, एक ये वाली जगह। यहां पर इन दोनों जगह के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है। अगर दो कार है, एक कार यहां रखी है ए पर, एक कार यहां रखी है बी पर, दोनों डिफरेंट स्पीड से चलेंगी। अगर ये दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, या तो दोनों इधर जा रही हैं या तो दोनों उधर जा रही हैं, तो अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मान लो वो भी इधर जा रही है वो भी उधर जा रही है, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को आपस में मिल जाएंगी। लेकिन अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कहने का मतलब है दोनों एक तरफ आ रही हैं, वो उधर जा रही है वो उधर जा रही है, तो दोनों आपस में 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि दोनों कार की स्पीड क्या है। कहानी समझ आई? अब देखो, सबसे पहले हमको यही निकालना है कि दोनों कार की स्पीड क्या है, तो इन्हीं का नाम दे दो। भाई आपको यही नहीं पता कि दोनों कार की स्पीड क्या है,
तो मैं दोनों कार की स्पीड का नाम देने वाला हूं। लेकिन पहले क्वेश्चन की कहानी को थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं। समझना, मान लो आपके पास दो जगह है, एक एक ये वाली जगह है और एक ये वाली जगह है। आपके पास यहां पर दो जगह है, एक ये वाली जगह और एक यहां पर ये वाली जगह। इस वाली जगह का नाम है मान लीजिए ए और इस वाली जगह का नाम मान लीजिए यहां पर है बी। अच्छा, ए पोजीशन पर मैं मान के चलता हूं कि एक कार नंबर 1 खड़ी हुई है और बी पोजीशन पर मान लेता हूं मैं यहां पर कार नंबर 2 खड़ी हुई है। अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब मान लीजिए ए भी उधर जा रही है, बी भी उधर जा रही है, तो ए भी इस तरफ ट्रेवल कर रही है और बी भी इस तरफ ट्रेवल कर रही है, तो वो दोनों के दोनों 5 घंटे बाद कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक लॉजिक सी बात है कि जब दोनों के दोनों 5 घंटे बाद कहीं ना कहीं मिलेंगे तो वो इससे आगे ही मिलेंगे, क्योंकि बी तो आगे की तरफ जा रही है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कहीं बीच में मिलेंगी, नहीं। ए उधर जा रही है, बी भी उधर जा रही है, तो इसका मतलब बी से कहीं ना कहीं आगे जाकर ही दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो मान लीजिए इस पोजीशन पर जाकर ये एक अनदर पोजीशन आ गई हमारे पास सी, जहां पर जाके दोनों कार एक दूसरे को मिलती हैं। यहां से यहां तक जाने में 5 घंटा लगा, यहां से यहां तक जाने में 5 घंटा लगा, और 5 घंटे बाद दोनों की दोनों एक ही पोजीशन पर आ चुकी हैं। इस पोजीशन का नाम दिया है मैंने यहां पर सी। अब समझिएगा, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो ए वाली कार है, मतलब जो ए पोजीशन पर कार खड़ी है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये मैंने यहां पर लेट कर लिया कि जो ए पोजीशन पर कार खड़ी है उसकी स्पीड यहां पर x किलोमीटर पर आवर है, और जो बी पोजीशन पर कार खड़ी है उसकी स्पीड यहां पर y किलोमीटर पर आवर है। ये मैंने यहां पर लेट कर लिया। अब इसको ढंग से समझना, ए से लेकर इस पॉइंट सी तक जाने का जो टाइम है वो भी 5 घंटे का है, और बी से लेकर सी तक जाने का जो टाइम है वो भी यहां पर 5 घंटे का है। और जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहां टाइम की बात हो रही हो, डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या फिर टाइम की वैल्यू को निकालने के लिए स्पीड को नीचे ले आओ तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब एक ही फॉर्मूले से तीन चीजें मैंने बना दी। अब समझना, ए की स्पीड पता है मुझे ए की स्पीड पता है x किलोमीटर, और जो बी पे कार खड़ी है उसकी स्पीड भी मुझे पता है यहां पर y किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड x है और ए ने यहां से लेकर यहां तक जाने में 5 घंटे का टाइम लिया, तो स्पीड और टाइम पता चल गया। बी की स्पीड y है और बी ने यहां से लेकर यहां तक जाने में 5 घंटे का टाइम लिया, तो फिर से स्पीड और टाइम पता चल गया। तो अगर स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अगर आपको स्पीड और टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है। क्या कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है, जो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, जब आप इसकी स्पीड वाले में इसके टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की स्पीड थी x और ए ने सी तक जाने का टाइम लिया 5, तो ये हो गया आपके पास 5x। अच्छा, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए इसके स्पीड और इसके टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका टाइम है यहां पर 5, स्पीड है यहां पर y, तो ये हो गया 5y। कहानी समझ आई। और दोनों के दोनों ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर। अब थोड़ा सा सोचना, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे इस ए बी की वैल्यू निकालनी है,
या फिर ये सोचो मुझे इस AC की वैल्यू निकालनी है, तो ये AC की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको A से लेकर C तक जाना है, तो A से लेकर C तक जाने के लिए आप कैसे जाओगे? पहले आप A से लेकर B तक चलोगे और फिर B से लेकर C तक चलोगे। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि आपको A से लेकर C तक जाना है, तो आप A से लेकर C तक कैसे जाओगे? जहां पर पहले आप A से लेकर B तक चलोगे और फिर B से लेकर C तक चलोगे। तो ये चीज काफी काम की है कि AC की डिस्टेंस कब निकलेगी? जब आप पहले AB की डिस्टेंस निकाल लोगे और उसके बाद आगे जाओगे BC की डिस्टेंस के लिए। तो AC कितना है? AC कितना है आपके पास? 5x। तो AC की वैल्यू 5x आ गई। AB कितना है आपके पास? A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100। तो AB की वैल्यू 100 आ गई। BC कितना है आपके पास? 5y। तो BC की वैल्यू 5y आ गई। अब प्लस का 5y इधर आके माइनस होगा, तो 5x माइनस का 5y और इज इक्वल टू में क्या बचा आपके पास? 100। देखो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपके पास 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5 और फिर 5 20 जा 100। 5 20 जा 100। ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट कंडीशन आ गई। काफी आसान से था। अब अनदर वाली कंडीशन पर बात करेंगे, उसको समझिएगा। मान लीजिए यहां पर आपके पास ये एक जगह है A और ये एक जगह है आपके पास B। ये एक जगह है A, ये एक जगह है B। A पोजीशन पर कार नंबर 1 खड़ी हुई है और B पोजीशन पर कार नंबर 2 खड़ी हुई है। जो A पर कार खड़ी है उसकी स्पीड मैं मान लेता हूं यहां पर x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लेट करा है स्पीड को। और B पर जो कार खड़ी हुई है उसकी स्पीड को मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब वो भी इधर और ये भी इधर। तो सोचो, अगर मान लीजिए A इस तरफ जा रही है और B इस तरफ जा रही है, तो दोनों की दोनों बीच में कहीं आकर मिलेंगे एक दूसरे को। भाई आप इधर से चल रहे हो, मैं इधर से चल रहा हूं, तो हम दोनों के दोनों बीच में कहीं ना कहीं आके मिलेंगे। तो वैसे ही A उधर जा रहा है, B उधर जा रहा है, तो दोनों बीच में किसी पोजीशन पर मिलेंगे। उस पोजीशन का नाम C दे दो। अब देखो देखो, अब आप क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि इस वाली कंडीशन में दोनों के दोनों एक दूसरे को 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो 1 घंटे बाद मिलने का मतलब A से लेकर C तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो यहां पर 1 घंटा लगा, और ऐसे ही अगली बार B से लेकर C तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो भी यहां पर 1 घंटा ही लगा। ये समझ आया? अब कहानी में फिर से AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है? AB के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या मैं इस पूरे के पूरे AB को ये छोटा सा AC और प्लस का ये छोटा सा BC लिख सकता हूं? क्या मैं इस पूरे के पूरे AB को ये छोटा सा AC और प्लस ये छोटा सा BC लिख दूंगा? चलो लिख तो दूंगा, पहले लिख देता हूं फिर आगे बताता हूं। अच्छा ये रफ कर दूं, ऊपर वाले का काम नहीं है। ओके चलिए, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पूरे के पूरे AB को AC और BC लिख सकता हूं? मैं पूरे के पूरे AB को यहां पर AC प्लस का BC लिख सकता हूं। तो अब ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन इनकी वैल्यू भी तो चाहिए मुझे। तो इनकी वैल्यू फिर से सोचो, वो फॉर्मूला याद है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना। देखो, ए से लेकर सी तक पहुंचने की स्पीड एक्स थी और ए से लेकर सी तक पहुंचने का टाइम 1 घंटा था। तो अगर आप स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो जो AC की वैल्यू है वो AC की वैल्यू आपके पास तब आएगी
जब आप स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड है x, टाइम है y, तो x बन जा आपके पास x आ गया। ऐसे ही अगर आपको BC निकालना हुआ तो BC निकालने के लिए पहले BC की स्पीड कितनी है, BC की स्पीड y है और BC का टाइम कितना है, 1 घंटा। तो स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो BC आ जाएगा, तो y बन जा कितना हो गया y, तो BC की वैल्यू y आ गई। अब AB आपको पता ही है, A से लेकर बीच की डिस्टेंस 100 है, तो AB आपके पास 100 है, AC आपके पास x आ गया और BC आपके पास y आ गया। ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आने का मतलब आपके पास उस दोनों कार की स्पीड पता चल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार अगर आपको लगता है कहीं तो दोबारा स्किप करके देखो, क्योंकि मैंने पूरा कहानी की तरह आपको बताया हुआ है। एक बार दोबारा आप स्किप करके पीछे की तरफ जाओ और देखो, अगर कहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता आप कहीं फंसे हो गए। आ जाओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस वाई और प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा जब सॉल्व करूंगा। तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और ये लिखा हुआ है x माइनस का y इज इक्वल टू 20। y का कॉफिशिएंट सेम है, y का साइन प्लस y का साइन माइनस कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही आसान था। x और x को प्लस करोगे तो 2x आ जाएगा, 100 और 20 को प्लस करोगे तो 120 आ जाएगा। इसको 2 से उड़ाओ तो x की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। अब इस x इज इक्वल टू 60 को उठाओ और कहीं भी पुट कर दो, या तो यहां या तो यहां। मान लो यहां पुट करा तो 100 इज इक्वल टू x की जगह 60 प्लस का y, प्लस का 60 इधर आके माइनस, तो 100 में से 60 गया तो y की वैल्यू 40 आ गई। इसका मतलब कार नंबर फर्स्ट जो A पोजीशन पर खड़ी है उसकी स्पीड को x लेट करा था, तो x की वैल्यू 60 आई है। मतलब कार नंबर फर्स्ट की स्पीड इस समय 60 किलोमीटर पर आवर है, और कार नंबर बी की स्पीड इस समय 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारे सामने यहां पर फोर्थ की कहानी थी। क्या आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे फोर्थ के फिफ्थ पार्ट की, और फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है यहां पे द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब आपके पास कोई रेक्टेंगल है, अब अभी रेक्टेंगल है तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरे पास नॉर्मल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ x होगी, ब्रेथ y होगी। पहले कहानी समझ लेना। तो अगर किसी नॉर्मल से रेक्टेंगल की लेंथ x है और उसके ब्रेथ y है, तो उसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि अगर आपने क्या करा, उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तो उसका एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। जबकि अगली बार इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट डिक्रीज, सॉरी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो एरिया 67 बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशन बताओ। सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग ये करनी है हमें कि हमारे पास ना एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल होगा, हमारे पास एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल होगा। उस नॉर्मल से रेक्टेंगल की लेंथ मुझे नहीं पता, मैं x यूनिट मान लेता हूं, ब्रेथ मुझे नहीं पता, मैं y यूनिट मान लेता हूं। ये मैंने यहां पर लेट कर लिया, जो नॉर्मल रेक्टेंगल है जिसमें अभी से कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब x इंटू में y, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब x इंटू में y। लेकिन अब कहानी में चेंज आते हैं कि अगली बार क्या होता है। नॉर्मल से सबसे पहली कहानी आती है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट,
रिड्यूस का मतलब आपने माइनस कर दिया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, आपने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस करने का मतलब अगर पहले से लेंथ x थी तो अब x माइनस 5 हो जाएगी, और अगर पहले से ब्रेथ y थी तो आपने अभी ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, अभी ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, तो इंक्रीज करने का मतलब अब y प्लस 3 हो जाएगा। भाई पहले से लेंथ x थी, 5 यूनिट रिड्यूस हो गया तो x माइनस 5, पहले से ब्रेथ y थी, 3 यूनिट इंक्रीज हो गया तो y प्लस 3, तो उसका एरिया भी 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो सोचो पहले से एरिया था x इंटू वाई, लेकिन अब जो हमारे पास एरिया आएगा वहां पर वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो 9 यूनिट रिड्यूस होने का मतलब एक्स वाई माइनस का 9, क्योंकि पहले एक्स वाई था तो अब हो गया एक्स वाई माइनस का 9। समझ आया? ये एक्स वाई माइनस का 9 कैसे आया? जब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। अभी करेंगे। अगली बार कहानी में है कि आपके पास फिर से एक रेक्टेंगल आया, उस वाले रेक्टेंगल में आपने क्या करा, उसकी लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करा। पहले से लेंथ जो सबसे पुरानी वाले हमारे पास नॉर्मल वाला रेक्टेंगल था, उस नॉर्मल वाले रेक्टेंगल की लेंथ x थी, तो आपने क्या करा, उसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो अगर पहले से नॉर्मल x था तो अब हमारे पास यहां पर ये x प्लस का 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास पहले से ब्रेथ y थी, आपने अब 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास ये y प्लस का 2 हो जाएगा। भाई समझ आया? पहले से हमारे पास नॉर्मल लेंथ x थी, आपने 3 यूनिट इंक्रीज करा तो x प्लस 3। पहले से नॉर्मल ब्रेथ y थी, आपने 2 यूनिट इंक्रीज करा तो y प्लस 2। तो ऐसा करने पर एरिया भी इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 67। तो ऐसा करने पर एरिया पहले कितना था? एक्स वाई, लेकिन अब इंक्रीज होकर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। ये समझ आया? अब हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये फर्स्ट नंबर की और ये सेकंड नंबर की। इन दोनों को पकड़ो। जैसे देखो यहां पर हमारे पास ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पर ये एरिया आ जाएगा। और अगली बार हमारे पास ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इस लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पर ये एरिया आ जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो। लेंथ कितनी है? x माइनस 5 और ब्रेथ है y प्लस 3। तो x माइनस 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 में करने पर एरिया आ जाएगा। और एरिया कितना है? एक्स वाई माइनस 9। एरिया कितना है हमारे पास? एक्स वाई माइनस 9। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। x की मल्टीप्लाई y में करोगे तो एक्स वाई, एक्स की 3 में करोगे तो 3x, माइनस 5 की y में करोगे तो माइनस 5y, माइनस 5 की 3 में करोगे तो माइनस का 15, और यहां पर आ गया एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये लिखा हुआ है हमारे पास 3x, ये लिखा हुआ है हमारे पास माइनस का 5y। माइनस के 15 को उठाकर उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 15 और ये लिखा हुआ है माइनस का 9। तो 3x माइनस के 5y पर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 15 में से 9 गया तो आपके पास 6 आ गया। 15 में से 9 गया तो आपके पास यहां पर 6 आ गया। अब उसके बाद इस पर आ जाओ। इस पर फिर से लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। तो लेंथ है हमारे पास x प्लस का 3 और ब्रेथ है हमारे पास यहां पर y प्लस का 2। तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पर ये एरिया आ जाएगा। कितना है एरिया? एक्स वाई प्लस 67। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो x की मल्टीप्लाई पहले y में फिर 2 में, अगली बार 3 की पहले y में फिर 2 में। तो x की y में करोगे तो एक्स वाई, x की 2 में करोगे तो 2x, 3 की y में करोगे तो 3y, 3 की 2 में करोगे तो 6 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स वाई और प्लस का 67।
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ है आपके पास 2x प्लस का 3y प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 67 में से 6 गया तो आपके पास 61 आ गया। 67 में से 6 गया तो आपके पास 61 आ गया। ये अनदर इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। बाय एलिमिनेशन करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, बहुत हार्ड पड़े, मतलब हार्ड क्या लेंथी पड़ेगा। तो किसका यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने आई थिंक लास्ट चारों क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से करे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। आ जाओ, या एलिमिनेशन ही लगाए इसमें भी, लेट मी थिंक, एलिमिनेशन लगाए सब्स्टिट्यूशन ही लगाए, कौन सा आसान पड़ेगा। चलो सब्स्टिट्यूशन ही लगाते हैं। आ जाओ, तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाने पर एक काम करो, यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो और यहां पर उठा के किसी दूसरी जगह पुट करो, या तो यहां से निकालो यहां पुट करो। मान लो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं और यहां पे x की वैल्यू निकालता हूं, तो x की वैल्यू निकालते वक्त ये लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 में 5y को प्लस कर दो, तो 6 प्लस 5y। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 5y और डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसको उठाओ और यहां पुट कर दो, तो ये हो गया आपके पास 2 के साथ x की जगह आ जाएगा 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 61, प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। अच्छा, 2 के साथ 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 पर कोई चेंज मत करो, प्लस का 3y को उठाकर उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 61 माइनस का 3y आ गया। अब ये जो 3 डिवाइड में है उसको यहां मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 2 के साथ आ गया 6 प्लस 5y, 3 की मल्टीप्लाई 61 में करोगे तो 183, 3 की 3y में करोगे तो 9y। अब 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 2 6 जा 12 प्लस का 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 183 और माइनस का 9y। अब y एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो माइनस का 9y इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस का 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 183 माइनस का 12। अब 10y और 9y को प्लस करोगे तो 19y आ जाएगा, 183 में से 12 को माइनस करोगे तो 171 आ जाएगा। अब 171 को 19 से उड़ाओगे तो 9, दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। इस y इज इक्वल टू 9 को उठाओ, यहां पुट कर दो, x आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6 प्लस 5 9 जा 45 डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 3। अब 45 में 6 प्लस करोगे तो 51 डिवाइडेड बाय 3, और 51 को 3 से उड़ाओगे तो 17 आ जाएगा। मतलब वो जो आपके पास रेक्टेंगल था, वहां पर उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसका नाम x दिया था और x की वैल्यू 17 यूनिट आ गई। उस रेक्टेंगल की ब्रेथ b था, b का नाम y दिया था और y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो यही हमें यहां पर फाइंड करना था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट था। क्या ये समझ आया?